ये कहानी है प्रकृति की सुंदरता के बीच बसे हल्द्वानी शहर के एक पंत परिवार की। पंत परिवार में राकेश पंत, जो इस घर का मुखिया है, वो अपनी पत्नी उर्मिला और बेटे ध्रुव के साथ रहते थे। राकेश का मसालों का कारोबार था और उर्मिला स्कूल में टीचर। पति पत्नी दोनों वर्किंग थे तो आमदनी भी अच्छी थी। उर्मिला सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए सुबह का नाश्ता बनाती और दोपहर का लंच पैक करती। राकेश मंडी में बनी अपनी दुकान के लिए निकल जाता और उर्मिला ध्रुव को अपने साथ लेकर स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती। तीनों के जाने के बाद घर पर ताला लग जाता। बीतते समय के साथ उर्मिला के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। घर के काम के साथ साथ स्कूल की ड्यूटी को पूरा करते करते उसका पूरा दिन कैसे बीत जाता उसे खुद मालूम नहीं होता। अरे देखिए ना, पूरे दिन भर में इतना बिजी रहती हूँ कि ना अपने लिए समय निकाल पाते हैं और ना ध्रुव की पढ़ाई के लिए। क्यों ना हम एक नौकर रख ले, इससे मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। अरे नहीं यार, आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। न्यूज नहीं देखती हो क्या तुम? आए दिन घरों में लोगों के चोरियां हो रही हैं और मैं नहीं चाहता किसी अनजान बंदे की घर के अंदर एंट्री हो। अरे कब तक ये घिसी पिटी बातें अपने दिमाग में बिठा कर रखोगे? हमारे अड़ोस पड़ोस के घरों में भी तो है ना नौकर, उनके घर में कौन सा डाका पड़ गया? और वैसे भी जब भी पैसे खर्च करने की बात आती है तुम्हारे तो आफत आ जाती है। इस बात को लेकर दोनों में बहस चलती रही और आखिरकार राकेश अपनी पत्नी की जिद के आगे हार गया और घर में एक नौकर रखने को राजी हो गया। राकेश के इस फैसले से उर्मिला बहुत खुश थी और खुश हो भी क्यों ना, आखिरकार उसे भी वही रोज रोज के घिसे पीटे कामों से फुर्सत मिलने वाली थी। उर्मिला ने अपने पड़ोस की सहेलियों से कोई अच्छा सा नौकर सजेस्ट करने के लिए जिक्र किया और साथ ही साथ अपने घर के बाहर एक पोस्टर बनाकर चिपका दिया कि यहाँ एक केयर टेकर की आवश्यकता है। उर्मिला की तलाश लगातार जारी थी और एक दिन जब उर्मिला किचन में खाना बना रही थी तो किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। डोरबेल की आवाज से जैसे ही उर्मिला ने दरवाजा खोला, साधारण से कपड़े पहने, हाथ में थैला, आंखों में काजल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए एक आदमी उसके सामने खड़ा था। हाँ जी, कौन? किससे मिलना है आपको? मेम साहब, मैं राजू, बाहर जो आपने केयर टेकर के लिए पोस्टर चिपका रखा है उसके लिए ही आया हूँ मैं। ओह अच्छा ठीक है, आओ अंदर आ जाओ। उर्मिला ने राजू को बैठने के लिए कुर्सी दी और उसके लिए पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद उर्मिला ने राजू के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। मेम साहब, पिछले 12 साल में कई घरों में काम किया है मैंने। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है राजू, हम तुम्हें खाना पीना रहना और 10,000 रुपए का वेतन देंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। हाँ मेम साहब, मुझे ये मंजूर है। ठीक है, किचन के बराबर वाले कमरे में तुम अपना सामान लगा दो। उर्मिला बहुत खुश थी। आज रात का खाना राजू बना रहा था। शाम होते होते राकेश भी काम से घर वापस आ गया। आज तो टाइम से आ गया, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। उर्मिला और ध्रुव डाइनिंग टेबल पर राकेश का इंतजार करने लगे। कुछ देर में राकेश भी आ गया और तीनों ने मिलकर खाना खाया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया खाना खा के। लगता है आज तुमने बड़े फुर्सत से बनाया है। अच्छा लगा ना? लेकिन ये खाना मैंने नहीं, राजू ने बनाया। ये सुनकर राकेश चौंक गया। इतने में राजू भी रसोई से बाहर आ गया। फिर उर्मिला ने राकेश को राजू के बारे में बता दिया। ठीक है राजू, तुम अपना काम मन लगा कर करना। हमारी तरफ से भी तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राजू के आ जाने से पंत परिवार का जीवन बदल सा गया। राजू सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करता, स्वादिष्ट खाना बनाता और घर में साफ सफाई रखता। धीरे धीरे राजू ध्रुव के साथ भी घुल मिल गया। अकेले रहने वाले ध्रुव को भी खेलने के लिए एक दोस्त मिल गया। देखते देखते लगभग 7-8 महीने बीत गए। राजू भी पंत परिवार का हिस्सा बन गया था। एक दिन राकेश पैसों से भरा एक बैग लेकर आया और उसने वो बैग उर्मिला को थमा दिया। अरे सुनो, इन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख दो। राकेश की बात मानकर उर्मिला ने पैसों के बैग को अलमारी में रख दिया और अगले दिन सुबह होते ही
राकेश शहर जाने के लिए तैयार हो गया। अरे उर्मिला, कल जो बैग दिया था जरा वो लेके आना। पता है आज दिल्ली वाले सेठ जी भी आ रहे हैं। कौन सेठ जी? अरे वो गुप्ता जी यार, जिनके यहाँ से माल आता है अपनी दुकान का। पता है सबसे सस्ता रेट लगाते हैं वो। मेरे जैसे छोटे व्यापारी से तो कभी बात भी ना करें, बड़ी मुश्किल से जान पहचान लगाई है उनसे। चलो मैं निकलता हूँ फिर, कहीं लेट ना हो जाऊं। फिर राकेश बैग लेकर अपने काम पर निकल गया। उर्मिला भी ध्रुव को लेकर स्कूल के लिए चली गई। शाम होते ही राकेश काम से वापस आया और वो गुस्से से आग बबूला होकर उर्मिला से बोला, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, बैग से निकालने की क्या जरूरत थी। आज व्यापारी के सामने बेइज्जती करवा दी मेरी। 10 लाख में पूरे 5,000 कम थे बैग में। मुझे क्यों चाहिए तुम्हारे पैसे? मैं खुद नहीं कमाती क्या? मैंने कोई पैसे नहीं निकाले तुम्हारे बैग से, समझे? अरे कल मैं गिन के लाया था यार, पूरे 10 लाख थे उसमें। अगर तुमने नहीं निकाले तो क्या बैग खा गया? मेरा ना दिमाग मत खराब करो, समझे? और आज के बाद मुझे बोल मत देना कि ये संभाल दे वो संभाल दे। इस बात को लेकर दोनों में बहस चलती रही, लेकिन पैसे आखिरकार कहाँ गए कुछ पता नहीं लगा। कुछ दिन बीत गए और एक दिन उर्मिला घर में इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। अरे क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह इधर उधर घूम रही हो? देखिए ना, मेरा कान का एक झुमका नहीं मिल रहा। मैंने तो कल रात इस टेबल पर रखे थे, अभी यहाँ एक तो है पर एक गायब है। क्या? अरे तू पागल है क्या? पता है तुझे कितना महंगा था वो झुमका? हे भगवान, क्या करूं मैं इस पागल औरत का। यार आप लड़ाई बाद में कर लेना, अभी ढूंढवा तो दो। वैसे ही स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ मैं। राकेश और उर्मिला ने झुमके को घर के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। दोनों को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। झुमका घर में से गया तो गया कहाँ? अब महीने में ऐसे 1-2 घटनाएं होने लगी और घर से कीमती सामान गायब होने लगा। इन सब घटनाओं को लेकर राकेश का शक राजू पर भी था। एक रोज जब राजू बाजार से सब्जी लेने के लिए गया हुआ था, तो राकेश ने राजू के सामान की तलाशी ली, लेकिन उसको वहाँ भी कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे घर में तनाव का माहौल रहने लगा। एक रात राकेश और उर्मिला अपने कमरे में सो रहे थे, तभी एक हल्की सी आहट ने राकेश को नींद से उठा दिया। नींद में अधखुली आंखों को मसलते हुए जैसे ही राकेश ने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, तो उसे लगा खिड़की पर कोई खड़ा हुआ उन्हें घूर रहा है, पर अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसे साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आधी रात को किसी को ताका झांकी करता देख उसकी नींद उड़ गई, और जैसे ही उसने कमरे के बल्ब को ऑन किया तो पाया खिड़की पर कोई नहीं है। तब तक उर्मिला भी नींद से उठ चुकी थी। अरे क्या हुआ? आधी रात को क्या ताक झांक कर रहे हो? यहाँ पे कोई था, कोई झांक रहा था खिड़की से। कहाँ गया वो? अच्छा, शांत। आपने कोई सपना देख लिया होगा। बंद घर में कौन घूरेगा हमें। अब चुपचाप सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है मुझे। रुक 1 मिनट, अभी आया मैं। उर्मिला की बात को अनसुना करते हुए राकेश अपने बिस्तर से उठा और तुरंत राजू के कमरे के पास गया और हल्के से दरवाजा खोलकर उसने देखा तो पाया राजू तो सोया हुआ है। उसने घर में इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसको कोई नहीं दिखाई दिया। आखिरकार थक हार कर राकेश अपने कमरे में वापस आकर सो गया। सुबह होते ही वो दोनों अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन राकेश के दिमाग में रात का वो मंजर बार बार घूम रहा था। उसका मन खुद से ही बार बार सवाल कर रहा था, वो सच था या कोई सपना। 1-2 दिन बीत गए। यार ये नाइटी वाइटी रहने दे, पूरे कपड़े पहन के सोया कर। अच्छा, शादी का लहंगा पहन के न सो जाऊं? तुम ना आजकल बहुत ज्यादा रोक टोक करने लगे हो। अब तुम्हें मेरे कपड़ों से भी दिक्कत होने लगी, और आज पहली बार तो नहीं पहन रही हूँ ये कपड़े। अरे सोते हुए जो कंफर्टेबल लगेगा वही कपड़े पहनूंगी ना। बड़े आए ये मत पहनो वो मत पहन करने वाले। यार तू हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती है? और मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे ये डर लगा रहता है कि कोई खिड़की से ताका झाकी ना करे फिर से। तो बंद करके सो जाओ इस खिड़की को, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे यार गर्मी भी तो इतनी हो रही है, खिड़की बंद कर दी, सुबह तक अंडे की तरह उबल जाएंगे हम दोनों। तो एसी लगवा लो। पैसे खर्चने में तो तुम्हारी आफत आ जाती है। अब सोते टाइम मुझे अपना दिमाग खराब करने का कोई शौक नहीं है। सो रही हूँ मैं, गुड नाइट। इसी तरह हल्की फुल्की नोक झोंक चलते चलते कुछ दिन और बीत गए।
एक रात उर्मिला और राकेश सो रहे थे। तभी अचानक से राकेश की नींद खुली और जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो पाया आज भी कोई उन्हें खिड़की से घूर रहा है। राकेश ने बल्ब को ऑन किया और तुरंत उठकर खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक वहाँ कोई नहीं था। अबे साले भागता कहाँ है? डरपोक की औलाद, अपने बाप की ही औलाद है तो रुक साले। आज राकेश को विश्वास हो गया था कि खिड़की पर जरूर कोई था। तहकीकात करने के लिए जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो पाया खिड़की के बाहर बालकनी में कीचड़ की कुछ छाप है, मानो जैसे इंसान जो वहाँ खड़ा था उसके पैरों में काफी सारी मिट्टी और कीचड़ लगा हो। राकेश उन कीचड़ की छाप का पीछा करते करते इधर उधर घूमने लगा और अंत में उसने पाया वही पैरों की छाप उसके नौकर राजू के कमरे की चौखट के सामने भी है। अब राकेश का शक हकीकत में बदल गया। गुस्से से तिल मिलाता हुआ वो राजू के कमरे के अंदर गया तो उसने पाया राजू मजे से सोया हुआ है। उसने आओ देखा ना ताओ राजू को एक जोरदार लात मारी। उठ साले नौटंकी बाज, सोने की नौटंकी करता है। साले छुप छुप कर देखता है कि हम रात को क्या करते हैं। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। जैसे ही हड़बड़ाया हुआ राजू उठा, राकेश ने तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया। मुझे तो तुझको पहले से ही शक था और आज रंगे हाथ भी पकड़ लिया मैंने तुझे। मालिक आपको ये क्या हो गया है? मैं तो यहीं सो रहा हूँ काफी देर से। कम से कम आप मुझे मेरी गलती तो बताओ। आपके यहाँ नौकरी करता हूँ इसका मतलब ये नहीं आप मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करोगे। अबे साले जान से मार दूंगा और तू जानवर ही है समझा, तभी तेरे से जानवर जैसा व्यवहार कर रहा हूँ मैं। इतने में उर्मिला भी वहाँ आ जाती है और अपने पति को इतने गुस्से में देखकर वो भी डर जाती है और कोई अनहोनी न हो इसके लिए अपने पति राकेश के हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। कल से मुझे इस जानवर की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए घर में, नहीं तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा इसको। उर्मिला राकेश को समझा बुझा कर सो गई, पर राकेश को कहाँ नींद आनी थी। वो बस लेटा लेटा वही सब बातें सोच रहा था। पर एक बात जो उसको बहुत ज्यादा परेशान किए हुई थी वो ये थी कि जब वो राजू को पीट रहा था तब राजू के पैरों में मिट्टी क्यों नहीं लगी हुई थी। अगर उसने मिट्टी और कीचड़ को साफ भी कर लिया था तो उसके पैर तो गीले होने चाहिए थे ना। और अगर राजू इतना ही चालाक होता वो अपने कमरे की चौखट से भी कीचड़ साफ कर लेता। यही सवाल बार बार राकेश को परेशान कर रहे थे। वही राजू कुछ देर तक तो जमीन पर बैठा रहा और अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहा था। फिर उसने अपने एक पुराने बैग जिसको उसने छुपा कर रखा हुआ था उसमें से एक गिफ्ट जैसा बॉक्स निकाला। उसने वो गिफ्ट सोते हुए ध्रुव के पास रखा और दबे पांव वापस आ गया। फिर एक पेपर पर कुछ लिखकर खाने की टेबल पर रखा और सुबह होने से पहले ही अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। अगले दिन नींद से उठने के बाद राकेश का गुस्सा भी शांत हो चुका था। सुबह नाश्ता करने के लिए जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आया तो उसे राजू का लिखा हुआ वही नोट दिखाई पड़ा। उस नोट को पढ़ते ही राकेश का खून फिर से खौल उठा, क्योंकि उस पर लिखा था पछताओगे। पछताओगे। मैं पछताऊंगा? 2 कौड़ी का नौकर मुझे राकेश पंत को चुनौती दे रहा है। अगर कहीं ये अब की बार मिल गया ना पटक पटक कर मारूंगा इसे। क्या थी उस कीचड़ से सने हुए पैरों की छाप की कहानी? क्या सच में राजू अपने मालिक और मालकिन को छुप छुप कर सोते हुए देखता था? क्या राकेश ने जो किया वो सही था? अगर राजू बेकसूर था तो क्या वो बदला लेगा? क्या था उस बॉक्स में? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि अगली कहानी में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल सके।